हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आप लोग का स्वागत है आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज लेके हम हाजिर है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और तैयारी मेरे भाई एकदम जमकर कीजिए। भले ही दरोगा के एग्जाम का डेट तो दे दिया गया है, रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम का डेट आएगा। यह मत अथी में रहिए कि एग्जाम डेट देगा तब तैयारी करेंगे मेरे भाई, क्योंकि फॉर्म जब डला गया है तो एग्जाम लेगा ही लेगा। और मेरे भाई अगर तैयारी रहेगा तो एग्जाम कभी ले, क्वेश्चन देखना है, गर्दा छुड़ा देना है। तो इसके लिए तैयारी रहना जाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो तैयारी कीजिए एकदम मन से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके क्या कहता है, सेट नंबर 13 लेकर के आए हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। कहता है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल काम करता है। कह रहा है मेरे भाई कि एक जो तैराक होता है, कहता है कि तैराक जो है पानी में तैर रहा है, तो तैराक जब पानी में तैरता है तो कहता है कौन सा बल कार्य करता है। तो आंसर इसका फटाफट बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए जब कोई तैराक बताए थे, पिछले क्लास में भी उत्प्लावन एक टॉपिक भी अपलोड किए थे, उसमें बताए थे, आप लोग देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं वह उसको जो है एक बार जरूर देख ले मेरे भाई। उससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो वह क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होता है और नहीं भूल पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट नहीं रहता है क्वेश्चन के पीछे तो क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए, फिर कुछ दिन के बाद भूल पड़ जाएगा और जो है वह गलती होता नहीं परीक्षा में। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कहता है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल का काम करता है मेरे भाई। तो बताए थे कि जब कोई तैराक, ठीक है, पानी पर तैरता है, क्या करता है, जब कोई तैराक पानी पर तैरता है मेरे भाई, तो बताए थे कि जब कोई वस्तु द्रव में जाता है या द्रव में तैरती है तो द्रव जो है ऊपर की ओर एक बल लगाता है। और यहाँ जो है द्रव जो है, या द्रव ऊपर की ओर तैर रहा है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है। और यही बल जो है मेरे भाई क्या कहलाता है, यही बल कहलाता है आपका उत्प्लावक बल कहलाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, उत्प्लावक बल कहलाता है। उत्प्लावक बल में बताए थे कोई भी वस्तु कब तैरती है, इसका 3 कंडीशन बताए थे मेरे भाई। पहला वस्तु बताए थे कि अगर किसी वस्तु का वजन अगर W1 है और किसी वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का जो वजन जो है अगर W2 है, अगर दोनों बराबर होगा तो क्या होगा मेरे भाई, अगर दोनों बराबर होगा तो वस्तु जो है पानी में डूब कर तैरेगा। पानी में क्या होगा, डूब कर तैरेगा। ठीक है, क्या है, W1 वस्तु का वजन है और W2 क्या है, वस्तु द्वारा विस्थापित जल का वजन यानी द्रव का वजन है। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि जब W1 बड़ा हो जाएगा W2 से तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, डूब जाएगा। तीसरा केस बताए थे कि W2 बड़ा हो जाएगा W1 से तो क्या होगा, यह पानी के सतह पर तैरेगा, क्योंकि द्रव द्वारा विस्थापित द्रव का वजन जो है ज्यादा हो गया तो सतह पर दौड़ता है। तो ये 3 कंडीशन इसका जो है बताए थे। तो क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि तैराक को पानी के ऊपर तैरने के लिए कौन सा बल काम करता है। तो एक बल ऊपर की ओर लगता है, उसी को हम कहते हैं क्या मेरे भाई, उत्प्लावक बल कहते हैं। चलिए अब आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। चाहे हम कोई भी चीज, जब खाना घर में भी पकवान वगैरह बनता है तो गर्म खाना जो है स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए तो कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। ऑप्शन में पृष्ठ तनाव कम होता है, पृष्ठ तनाव अधिक होता है, समान होता है या शून्य होता है। बताइए तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। देखिए पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, इस पर प्रीवियस क्वेश्चन भी लाए थे। पृष्ठ तनाव या श्यानता दोनों गुण जो होता है किसी भी द्रव पदार्थ में, तरल पदार्थ में बताए थे। श्यानता के टॉपिक में बताए थे, प्रीवियस ईयर में भी उसको लाए थे और बताए थे। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था श्यानता से सारे हमने भाई डिस्कशन करा दिए थे। अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। उसमें बताए थे कि श्यानता जो है किसी द्रव का जो है, द्रव को गर्म करने पर श्यानता का गुण घटता है और पृष्ठता का भी यही गुण होता है मेरे भाई।
और किसी वस्तु को अगर गर्म करते हैं तो उसमें पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा। क्या होता है, कम हो जाता है, और गैसों में जो होता है वह बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जब कोई स्वादिष्ट खाना हम खाते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव जो होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, गर्म सूप है, तरल पदार्थ है, तो गर्म होगा, तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा मेरे भाई, कम हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है, वह हमारे जीभ पर आसानी से फैल जाता है, इसलिए खाना मेरे भाई क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और ठंडा भोजन जो है उसका जो है पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसी कारण हमारे जीभ के ऊपर जो है सारे स्वाद कलिका तो जीभ पर पाया जाता है, तो पूरा रूप से वह नहीं फैल पाता है, इसलिए वह खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो क्वेश्चन कहता है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव मेरे भाई क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ, पृष्ठ तनाव कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। सारे पॉइंट को एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़िएगा। चलिए कहता है तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि वाष्पीकरण, यह देखिए सीरियल 2018 में पिछली बार पूछ दिया कि वाष्पीकरण तो सब जानते हैं, जिस ताप पर कोई भी द्रव पदार्थ जो है वाष्पीकरण यानी वाष्प की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने लगती है, मतलब वाष्प बनने लगता है, उस बिंदु को जो वाष्पीकरण कहते हैं, और द्रव में बदलने की जो बिंदु होती है उसको द्रवनांक कहते हैं। लेकिन कहा पूछ लिया क्या भाई, वाष्पीकरण और द्रवण की, लेकिन पूछा कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया बताइए। ठीक है, तो एकदम नहीं फंसना है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा ही एकदम मुस्कुराते हुए एग्जाम को जो है क्वेश्चन को नाबूद कर देना है और सिलेक्शन तो ले ही लेना है। तो कहता है कि वाष्पीकरण और द्रवण, मतलब वाष्पीकरण भी है और द्रवण भी है, और उन दोनों को कहता है कि संयुक्त प्रक्रिया हमें क्या कहलाती है मेरे भाई। तो इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण द्रवनांक तो होगा नहीं, उत्पाद होगा नहीं, क्योंकि दोनों साथ में है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ नंबर डी नंबर हो जाएगा। इसको कहते हैं हम आसवनीकरण। क्या कहते हैं, आसवनीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था मेरे भाई, कह रहा था कि वाष्पीकरण एवं द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आसवनीकरण हो गया। चलिए सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है। एकदम ध्यान से देखिए और ध्यान से मारिए, परीक्षा में इसी तरीके से पूछता है कि बच्चे गलती करे एकदम ऑप्शन देगा Li2n Lin Li3n2 Li3n। कहता है लिथियम नाइट्राइड, तो देखिए पूछ रहा है मेरे भाई कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3n। क्या होता है, Li3n होता है। नोट कीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे लिख दे मीथेन का सूत्र पूछे तो नोट कीजिएगा मीथेन का सूत्र CH4 होता है। क्या होता है मेरे भाई, CH4 होता है। अगर पूछे ल्यूनर कास्टिंग का, नोट कीजिएगा, अगर ल्यूनर कास्टिंग का सूत्र अगर पूछते तो नोट कीजिएगा क्या होता है, AgNO3 होता है। क्या होता है मेरे भाई, AgNO3 किसका होता है, ल्यूनर कास्टिक का होता है। नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिए, अगर आपसे पूछ ले क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो नोट कीजिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का होता है। अगर आपसे पूछ दे मेरे भाई कैल्शियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है, तो नोट करिए कैल्शियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है, CaCN2 होता है। क्या होता है, CaCN2 क्या होता है, किसका होता है, कैल्शियम साइनाइड का होता है। मीथेन का हो गया, CH4 हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन था कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Li3n हो गया आपका आंसर। चलिए ये सब पॉइंट भी जो है नोट कर लीजिएगा, पूछता है कभी कभी। कहता है किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं और पूर्ण रूप से भरे होते हैं। कहता है मेरे भाई कि किस तत्व में 2 कक्षा होता है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। डिस्कशन में भी बताए थे, निकालने का फॉर्मूला भी बताए थे कि क्या होता है, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है निकालने के लिए 2n² बताए थे, जहां n क्या है मेरे भाई, कक्षा की संख्या है। ठीक है, तो कहता है किस तत्व में
दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरा होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? नियॉन हो जाएगा मेरे भाई। पूर्ण रूप से भरा रहता है किसमें? नियॉन में भरा रहता है। आंसर क्या हो गया? ये नियॉन का उपयोग लिखिएगा पहला नंबर में। नियॉन का उपयोग एयरपोर्ट पर विमान चालक क्या कर रहा है मेरे भाई कि नियॉन का प्रयोग एयरपोर्ट पर या हवाई अड्डा पर नियॉन बल्ब का प्रयोग विमान चालक को संकेत देने के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिखिए। प्रचारक में, प्रचारक साइन बोर्ड में, प्रचारक साइन बोर्ड जो होता है प्रचार वाला, उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? किस तत्व में दो कक्ष होते हैं मेरे भाई और दोनों जो है पूर्ण रूप से भरा होता है? तो आंसर हो गया वह क्या? नियॉन। एक अक्रिय गैस है। चलिए, ये आर्गन है, क्रिप्टन है और हीलियम। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु है? क्षार धातु है, ठीक है। क्षार और अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में जानते ही हैं। जिसका pH मान 6 से 7 से कम होता है उसे कहते हैं अम्लीय, और जिसका 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहता है, और 7 बीच में जो 7 होता है वह उदासीन होता है। और अगर pH मान की बात करें तो pH मान कितना से कितना होता है मेरे भाई? 0 से 14 होता है, बीच में 7 उदासीन, इसे इधर अम्लीय और इसे इधर क्या होगा? क्षारीय कहलाता है। तो किस में होता है? सोडियम में होता है। किस में होता है? आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम जो है मेरे भाई यह एक क्षार धातु है। क्या है? क्षार धातु है। सोडियम जो है इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मुलायम धातु होता है, और यह जल के सतह पर क्या होता है? तैरता है, सतह पर तैरता है, इसलिए कि जल से क्या होता है? हल्का होता है और घनत्व भी कम होगा, तभी तो तैर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? सोडियम क्षार धातु है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए तो फटाफट। चलिए मेरे भाई देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ग्रे क्रांति का संबंध किससे? फटाफट बनाइए तो। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए कहता है ग्रे क्रांति, ठीक है, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है मेरे भाई? उर्वरक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। उर्वरक क्रांति जो है संबंधित है, ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक के उत्पादन से। बात करें अंडा के उत्पादन से तो नोट कीजिएगा रजत क्रांति। नोट कीजिए रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा के उत्पादन से। अगर पूछे खाद्यान्न तो लिखिए जिसमें खास रूप से खाद्य रूप से जो है गेहूं और चावल पर अधिक जोर दिया गया था वह है हरित क्रांति लाया गया था। बात करें दुग्ध तो दूध में लिखिए दूध क्रांति में क्या था? श्वेत क्रांति। क्या था? श्वेत क्रांति। तो नोट कीजिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन कि ग्रे क्रांति उर्वरक से हो गया, खाद्यान्न से श्वेत क्रांति हो जाएगा, दूध के लिए श्वेत क्रांति था और अंडा के उत्पादन से हो जाएगा रजत क्रांति। अगर आपसे पूछ ले कि गोल्ड क्रांति तो गोल्ड क्रांति मेरे भाई किससे था? आलू के उत्पादन से था गोल्ड क्रांति। चलिए कहता है किसके विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक कठिन रूपों में विकसित हुआ? सरल से अधिक कठिन रूपों में विकसित हुआ। इसमें ऑप्शन छूट गया है मेरे भाई। एक में लिख लीजिए लाइमार, उसके बाद लिख लीजिए मैंडल, और सी में लिख लीजिए डार्विन, और डी में लिख लीजिए मेंडलीव। इसका ऑप्शन लिख लीजिए। एक में लामार्क हो गया, बी में मैंडल हो जाएगा, डी में डार्विन हो गया, सी में, और डी में मेंडलीव। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कैसे जीवन सरल से अधिक कठिन रूपों में विकसित हुआ? मतलब हमारा जो जीवन था वह शुरुआत में सरल था, एक सरल जीवन था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया मेरे भाई वह जो है एक क्या हो गया? कठिन जीवन में कन्वर्ट हो गया। मतलब
कि कैसे जीवन जो है सरल से अधिक कठिन रूपों में विकसित हुआ, यह जानकारी जो मिलता है मेरे भाई, यह मिलता है मेंडलीव से। मेंडलीव नहीं, डार्विन से। डार्विन ने सिद्धांत दिया था, जीव विकास का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था। अगर पूछ ले प्राकृतिकवाद का सिद्धांत में किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। डार्विन ने एक पुस्तक लिखा था, क्या इस पर कहता है मेंडलीव। तो मेंडलीव की तावड़ सारणी जो परमाणु द्रव्यमान की संख्या पर सजाया था, लेकिन आगे चल के इनका भी परमाणु द्रव्यमान जो होता है, नियम जो होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर समाप्त हो जाता है, नियम जो है नहीं लागू होता है। जब उन्होंने सजाना स्टार्ट किए थे तो मात्र उस समय 63 तत्व ही मेरे ज्ञात थे मेरे भाई। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, और पूछे जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था, नोट कीजिए 1869 में इनके जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था इनकी मेंडलीव। लेमार्क की बात करें तो लेमार्क जो है उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत जो है किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। बात करें मेंडल का, तो मेंडल जो है पौधे को संस्करण करने के लिए मटर का पौधा यानी पी का पौधा जो है चुना था, किसने? मेंडल ने। तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए अच्छे से। तो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत पूछे या जैव विकास का सिद्धांत पूछे कि कैसे जीवन जो है सरल से अधिक कठिनों में विकसित हुआ, वो सारे क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा डार्विन। कौन हो जाएगा? डार्विन। चलिए आंसर हो गया क्या मेरे भाई? सी नंबर। चलिए 9 में देखिए, कहता है किस मांसपेशी के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? कहता है कि क्वेश्चन है, बनाइए तो फटाफट पहले आप लोग की क्या होगा इसका आंसर। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो किसके लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जन्म लेता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? गर्भाशय हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। गर्भाशय के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। नोट कीजिएगा गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय के आकार मेरे भाई पूछ ले तो गर्भाशय के आकार नोट कीजिए, नाशपाती के समान होता है। कैसा होता है? नाशपाती के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि गर्भाशय का जो है निचला भाग जो होता है क्या होता है मेरे भाई? सकरा होता है, जिसी का क्या, उसी को हम कहते हैं मेरे भाई क्या? ग्रीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? ग्रीवा कहते हैं। और नेक्स्ट पार्ट नोट कीजिए, गर्भाशय के दोनों ओर मतलब दाएं भाग और बाएं बगल, ठीक है, दाहिना भाग और बायां भाग में जो है क्या खुलता है? अंडवाहिनी खुलती है। अंडवाहिनी गर्भाशय के दोनों तरफ, दायां और बायां में क्या होते हैं? दोनों तरफ अंडवाहिनी खुलती है। और गर्भाशय का निचला भाग सिकड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसी को ग्रीवा कहते हैं मेरे भाई। और नाशपाती के आकार इसका आकार होता है। नेक्स्ट पर नोट कीजिए, गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है निषेचित अंडाणु भ्रूण को जो है लगभग जो है एक निश्चित स्थान देना, जो है किसका काम होता है? गर्भाशय का काम होता है। बात करें योनि का, तो योनि की रचना जो है एक लंबी नली के समान रचना होती है। किसका? योनि का। तो क्वेश्चन था कि किस मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो आपका आंसर क्या हो गया? गर्भाशय। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए देखिए क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन। कहता है मेरे भाई कि कवक के कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, क्या कहलाता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बनाइए तो क्या होगा? देखिए बात करते हैं कवक की, तो पहले तो नोट कीजिए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति की बात करें तो कवक की कोशिका भित्ति जो होता है वह काइटिन का बना होता है। आंसर हो गया आपका ए। क्या कर रहा है मेरे भाई? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो होता है किसका बना होता है? कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। बात करें सेलुलोज के तो लिखिए पादप। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है मेरे भाई वो किसका बना होता है? सेलुलोज का होता है। किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पूछ दे जीवाणु की कोशिका भित्ति तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइटिन और सेलुलोज दोनों हो जाएगा।
और सिर्फ पूछे किसका, कवक का, तो हो जाएगा काइटिन, और पादप में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। चलिए, तो आंसर हो गया आपका क्या, काइटिन का बना होता है। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन कहता है पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज के लेखक कौन है, फटाफट बनाइए। झुम्पा लहरी की पुस्तक है द नेम शेक और इंटरप्रेटर, दोनों पुस्तक किसका है, झुम्पा लहरी का है। ठीक है, झुम्पा लहरी का पुस्तक एक और लिखिए, द नेम शेक किसका है, झुम्पा लहरी का। इंटरप्रेटर ऑफ द मालाडीज भी किसका है मेरे भाई, झुम्पा लहरी का ही है। बात करें अरुंधति राय का, तो लिखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है, अरुंधति राय का है। तो क्वेश्चन था कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। चलिए 11 का भी आंसर हो गया। चलिए कहता है कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह है। देखिए कमल तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। साइकिल लिखिए, किसका है मेरे भाई, साइकिल जानते हैं, साम्यवादी समाजवादी पार्टी का क्या है, साइकिल है। ठीक है, मक्के और हंसिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मक्के और हंसिया। कहता है कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रतीक चिन्ह क्या है मेरे भाई, तो मक्के और हंसिया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का साइकिल है, और कमल किसका है मेरे भाई, बीजेपी का है। चलिए फटाफट जो है नोट कीजिए, तो सारे पॉइंट को मेरे भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक भी पॉइंट जो है नहीं छोड़िएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, मक्के और हंसिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि निकोलो कोंटी किस विजयनगर शासक के दरबार में आया था। फटाफट आंसर बनाइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, बराबर पूछता है। किस देवरा के दरबार में लिखिएगा, इसके दरबार में आया था डोमिंग पायस। अगर पूछे कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया, तो नोट कीजिएगा डोमिंग पायस जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, तो इसके दरबार में लोग नोट कीजिएगा इब्न बतूता आया था। ठीक है, कौन आया था, इब्न बतूता आया था, मोरक्को से आया था। और इसे जो है मोहम्मद तुगलक जो है काजी नियुक्त कर दिया गया, और काजी नियुक्त कर दिया, और बहुत सारा धन संपत्ति जो दे दिया जाए कि जाइए आप वहां जो है मेरा काम कीजिएगा, और सारा पैसा लेकर ही भाग जाता है। तो मोहम्मद तुगलक के दरबार में कौन आया था, इब्न बतूता। ठीक है, बात करें देवरा द्वितीय के दरबार में, तो लिखिएगा इसके दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। नोट कर लीजिए। अगर पूछे कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था, तो देवरा द्वितीय के दरबार में आया था। अगर पूछे डोमिंग पायस तो देवरा के दरबार में आया था। अगर पूछ ले इब्न बतूता तो यह आया था किसके दरबार में, मोहम्मद तुगलक के दरबार में। अगर आपसे पूछ ले निकोल कांटी इटली का यात्री था, यह आया आपका देवराय प्रथम के शासन काल में। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि निकोल कांटी विजयनगर के शासन काल में आया, तो आंसर क्या हो गया, देवराय प्रथम। चलिए 14वां कहता है सूरत की संधि कब हुई, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो सूरत की संधि कब हुआ मेरे भाई, सूरत की संधि, देखिए सूरत की संधि और पुरंदर की संधि, सूरत, पुरंदर, सालाबाई और बेसीर, यह जो क्वेश्चन है वो पूछता है। और सूरत के संधि जब 75-76 हो तो सूरत मारे कि पुरंदर मारे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा सूरत और पुरंदर दोनों भाई था मेरे भाई। क्या था, सूरत और पुरंदर दोनों भाई था, जिसमें पुरंदर क्या था, बड़का था। इसका मतलब कि सूरत पहले होगा, तो सूरत के संधि 1775 में हुआ। अब पुरंदर बड़का था तो बाद में हुआ, बड़ा मतलब बाद में हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। सूरत की संधि कब हुई, 1775 में हुआ। पुरंदर के संधि पूछ ले तो 1776 में हुआ। और सालाबाई मेरे भाई ठंडा के दिन में चदरा बड़ा सस्ता देता है, 82 रुपया में हम चदरा खरीद लेते हैं अच्छा खासा। तो
चंद्रा साल खरीद लेते हैं, तो साल का मतलब सालाबाई, तो 1782 में आपका हो गया क्या, सालाबाई की संधि हुआ 1782 में। 1802 में लिखिए बेसिन का संधि हुआ था। कब हुआ था, बेसिन का संधि 1802 में। ठीक है, सारे पर नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि नागपुर संधि कब हुआ था, अगर आपसे पूछ ले क्या नागपुर लिख ले तो नोट करिएगा नागपुर हुआ था 1816 में। अगर आपसे पूछे कि नागपुर के संधि कब हुआ था तो नोट कीजिएगा नागपुर का संधि 1816 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले ग्वालियर और पुणे के संधि लिखिए, ग्वालियर और पुणे के संधि दोनों लिखिए 1817 में हुआ था मेरे भाई क्या, ग्वालियर और पुणे के संधि। नागपुर संधि 1816 में हो गया, बेसिन हो गया 1802 में। उसके बाद सलाबाई के संधि 1782 में हो गया, पुरंदर 1776 में हो गया, और 75 में क्या हो गया मेरे भाई, सूरत की संधि हो गई। क्या हो गया, सूरत की संधि हो गया। एक और लिख लीजिए, अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई मंदसौर की संधि तो नोट कीजिए इसमें, अगर आपसे पूछे मंदसौर की संधि तो नोट कीजिए मंदसौर की संधि नोट कर लीजिए 1818 में क्या हुआ था, मंदसौर की संधि कब हुआ था, 1818 में। तो क्वेश्चन क्या था, सूरत की संधि कब हुई मेरे भाई, सूरत की संधि हुआ 1775 में। पुरंदर कितना हुआ, 1776 में पुरंदर। सलाबाई पूछे 1782 में। बेसिन का संधि 1802 में हुआ। ठीक है, नागपुर का संधि जो होता हुआ 1816 में आया, और ग्वालियर और पुणे के संधि कब हुआ, ग्वालियर और पुणे 1817 में हुआ। ठीक है, मंदसौर की संधि कब हुआ, 1818 में। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना है। फटाफट इसको बनाइए तो बना लिए। देखिए मेरे भाई सूर्य जो है ना, इस ऑप्शन को हम नीचे लिख देते हैं, सी में 2.5% और डी में 78%। देखिए यह मेरे भाई क्या है, सूर्य है, यही सूर्य का केंद्र भाग है। तो देखिए सूर्य में जो है मेरे भाई हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बात करें तो हाइड्रोजन की मात्रा 71% है। कितना है, 71% है। और हीलियम की बात करें तो हीलियम की मात्रा मात्र जो है कितना है मेरे भाई, 26.5% हीलियम की मात्रा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सूर्य के केंद्र पर, तो नोट कीजिए सूर्य के केंद्र पर 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर 4 हाइड्रोजन मिलके, क्या मिलके, 4 हाइड्रोजन मिलके एक नाभिक का निर्माण करते हैं, मतलब एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और यह जो प्रक्रिया होती है मेरे भाई नाभिकीय संलयन होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है। पूछता है कि सूर्य में कौन सी ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो किस प्रक्रिया द्वारा, तो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा। और एक ऐसे होता है, तो सूर्य के केंद्र पर नोट कीजिए 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक निर्माण करते हैं, जिससे सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि सूर्य के केंद्र के अगर तापमान पूछे तो लिखिए 1.5 × 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ का, सूर्य का केंद्र का तापमान होता है। अगर सतह का पूछ रही, बाहरी जो सतह है इसका, तो लिखिए इसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। बाहरी सतह का कितना होता है तापमान, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा। ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। केंद्र का तापमान, सतह का तापमान, कितना तापमान पर जो है इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, एक भी पॉइंट मेरे भाई नहीं छोड़िए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे पास 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितना है। फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए आप लोग बना लिए होंगे। पहले तो करते हैं भारत के बिंदु का,
तो नोट कीजिएगा। भारत के मुख्यतः 4 बिंदु से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। पहला उत्तरतम बिंदु, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में कौन सा है। तो इधर नोट कीजिएगा, उत्तर में मेरे भाई क्या है, यहाँ पर है इंदिरा कॉल, यह जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट नीचे हो गया। इंदिरा पॉइंट यानी दक्षिण दिशा में कौन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछे उत्तर में कौन सा बिंदु है तो इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर पड़ता है। इधर की बात करें, इधर लिखिएगा सरक्रीक है, सरक्रीक नोट कीजिएगा, यह गुजरात में पड़ता है मेरे भाई। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में हो गया। इंदिरा पॉइंट नीचे जो है अंडमान निकोबार में पड़ता है। और पश्चिम में कौन है, सरक्रीक है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब पूर्व में लिखिएगा बलांगू, पूर्व में क्या है, बलांगुर, इधर लिखिएगा बलांगलू, बलांगू। बलांगू कहाँ पड़ता है मेरे भाई, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो भारत का पूर्वी बिंदु है उसे कहते हैं बलांगू। और कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में उत्तर की ओर, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और पश्चिम में सर्किट गुजरात में है इंदिरा पॉइंट। और इसका जो दूरी है भूमध्य रेखा से वो 876 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई, 876 किलोमीटर। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कितना, 876 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा से दूरी है। ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए, कहता है 17 में कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 24 से 29 में जो निर्वाचन आयोग की चर्चा है, आपका आंसर हो जाएगा 343 में। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसकी चर्चा अनुच्छेद 300 कितना है, 45 में है, सॉरी 343 में हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है मेरे भाई शाख नियंत्रण का कार्य कौन करता है, फटाफट बताइए। देखिए आपसे पूछेगा क्या, शाख नियंत्रण कार्य, पॉइंट नोट कीजिएगा, शाख नियंत्रण का कार्य कौन करता है, ठीक है। मुद्राओं के, मुद्रा से संबंधित जो विवरण जो होते हैं उसका संग्रह और प्रकाशन कौन करता है। बैंकों का बैंक कौन सा है, ठीक है, बैंकों का बैंक का काम कौन करता है। उसके बाद पूछेगा सरकारी बैंक का काम कौन करता है। उसके बाद पूछा करेंसी नोट का जारी कौन करता है। वो सारा का सारा काम मेरे भाई कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकों का बैंक भी है। और बात करें इसकी स्थापना का, तो इसका आप स्थापना लिखिए 1 अप्रैल 1935 के स्थापना होता है। राष्ट्रीयकरण की बात करें, राष्ट्रीयकरण जो होता है मेरे भाई 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, आरबीआई। क्या हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट बोले सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई का इनमें से कौन सा काम है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन दे देगा, उसमें से छापने के लिए कहेगा। तो चलिए आंसर हो गया आपका आरबीआई। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए तो इसका चलिए देखिए मेरे भाई, न्यूमेरिकल है, बनाइए। कहता है कि एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकेंड में जमीन पर आ पहुंचती, तो कहता है जमीन से टकराते समय इसकी गति क्या थी। बनाइए तो इसका क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि यह सड़क है, इस पर कोई गाड़ी जो है मेरे भाई चल रही, ठीक है, गाड़ी चल रही है। यह गाड़ी चलते चलते क्या होता है, चलते आगे बढ़ता है और कहता है कि सड़क के किनारे से अब फिसलकर जो है, फिसलकर गिर जाता है। यह गाड़ी क्या होता है, गिर जाता है और जमीन पर आग पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, जमीन पर। और जमीन पर पहुंचता है और टाइम दे दिया है 0.5 सेकेंड, यानी आपको टी पता है 0.5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, यहाँ u का मान हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि टकराते समय गति, मतलब टकराया उस समय गति, यानी v पूछ रहा है मेरे भाई, v पूछ रहा है क्या, v निकालने के लिए कर रहा है।
अंतिम गति है, टकराया उसके समय उसका अंतिम गति ना, उसके बाद उसका गति खत्म हो गया, तो अंतिम गति खत्म हो गया। तो भी पूछ रहा है और जी माँ का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और गाड़ी जो है किनारे से गिर के जमीन पर आ जाता है मेरे भाई कितना सेकंड में, 0.5 सेकंड में। तो कहता है इसके टकराते समय जमीन से इसका वेग जो है कितना रहा होगा, यानी अंतिम वेग। तो जब कोई वस्तु मेरे भाई नीचे काम करता है तो इसमें जी काम करता है। कहाँ क्या करता है, जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरने लगती है तो इसमें पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण जो है जी काम करता है। तो गति विषय के नियम के अनुसार यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे क्या मेरे भाई, तो नोट कीजिए यहाँ गति भी बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी, क्योंकि जी इसमें काम करेगा और वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो इस रिस्पेक्ट में अंतिम वेग बराबर हम क्या करेंगे u प्लस जी टी नोट जो है यूज करेंगे फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब जो है इसको बैठा दीजिए मान को, तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका 0, v तो निकालना ही है मेरे भाई, u हो गया 0 और gt का मान 10 और कितना t का मान 0.5 सेकेंड है, तो इसको 5/10 लिख सकते हैं। 0.5 है ना, तो इसको समय खत्म करें तो बटा में 10 हो जाएगा ना, तो 10 से 10 उड़ गया आपका, तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 ही ना बचेगा। और देखिए इसका अंतिम वेग पूछ रहा है, तो वेग जो होता है, वेग का चाल क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। चाल क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है। देखिए मीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ तो त्वरण के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन कह रहा था मेरे भाई कि एक कार जो है सड़क पर चलते हुए किनारे से मुड़कर जो है जमीन पर आ गिरता है। देखिए यह जो है एक जो है बस जो है या कोई गाड़ी चल रही है और यह सड़क के किनारे आकर जमीन पर यहाँ गिर जाता है 0.5 सेकंड में, यहाँ गिर गया। तो कोई वस्तु जब नीचे की ओर काम करती है, गिरती है मेरे भाई, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी जो है काम करता है। तो पूछ रहा है कि जमीन पर जो गिरा उस समय इसका वेग क्या था, यानी गिरने समय, यानी भी पूछ रहा है, यानी अंतिम वेग पूछ रहा है। प्रारंभिक वेग किस गाड़ी से किस वेग से चला इसका जिक्र नहीं किया है, तो प्रारंभिक वेग जो u यहाँ 0 हो गया, ठीक है। टी मान दिया हुआ है और जी जो दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो नीचे की ओर रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे मेरे भाई, v बराबर u प्लस जी टी यूज करेंगे। यहाँ v यानी अंतिम वेग हमको निकालना है और u क्या होता है मेरे भाई, प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग तो हो गया यहाँ 0 नहीं है दिया हुआ। उसके बाद देखिए g का मान 10 मीटर पर सेकेंड और t कितना 0.5 सेकेंड। दशमलव जब हम खत्म करेंगे तो बटा में 10 देंगे, डायरेक्ट लिखिए 5/10, 10 से 10 कट गया तो कितना बचेगा 5। और ध्यान रखिएगा ये आपको मीटर पर सेकेंड देगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी देगा, तो इसमें फंसना नहीं है, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। तो आंसर आपका निकल गया ए। अच्छे से इसको बना लीजिए मेरे भाई, सारे न्यूमेरिकल को एक कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा और उसको रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका गारंटी एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। चलिए देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर हो जाता है, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो कहता है त्वरण निकाले। तो देखिए चलते हुए किलोमीटर पर घंटा में आप पूछ रहा है आंसर हमसे किस मीटर पर सेकंड में, तो इसको तो पहले चेंज कर लीजिए, है ना। चलिए ये बना लिए होंगे, चलिए इसको ऊपर बना देते हैं। देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं, तो पहले तो चाल को मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, ठीक है। तो u को जब बदलेंगे हम, प्रारंभिक वेग को बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, u मतलब क्या, प्रारंभिक वेग कितना है 36 है ना, 36 गुने कर दीजिए 5/18 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। v को बदल दीजिए मीटर पर सेकेंड में, 54 कितना हो जाएगा 5/18, पंद्रह मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कहता है मेरे भाई कि इसका त्वरण निकाले, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
त्वरण एक्सीलरेशन ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा टी होता है। बना दीजिए 15 माइनस 5 बटा टी। टी कितना समय में, देखिए तो 5 सेकेंड में ना, तो 5 कितना हो जाएगा 10 बटा, यहाँ 10 होगा ना, 10 मीटर है तो 15 में से 10 या 5 अब बटा 5 कट गया, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो है ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। त्वरण निकालने के लिए पूछ रहा था तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या निकल जाएगा मेरे भाई, त्वरण निकल जाएगा। तो जब 4 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ तो मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि पूछ रहा हमसे मीटर पर सेकेंड में बदल रहा है। और एक्सीलरेशन त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, बस इसे बैठा देना, निकाल लेना। तो मेरे भाई यह था आज के 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए थे। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल को बार-बार रिवीजन कीजिएगा। और किसी क्वेश्चन में अपने भाई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट का भी हमें इंतजार रहता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में है या नहीं बच्चे को, या सारे चीज क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।